नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत हेल्पफुल और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपनी के डिटेल्स के साथ-साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट उसके साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो आपको एक स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है उसका एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए इस कंपनी के बारे में मैं एक चीज आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि कंपनी आज शायद पेनी स्टॉक आपको दिखे। फ्यूचर में शायद इस कंपनी पेनी स्टॉक नहीं रहेंगी क्योंकि जितने सारे टिकट बेचने वाला कंपनी है उनमें से दो ही कंपनी आज प्रॉफिटेबल में है। एक है आईआरसीटीसी और दूसरा है इजी टी प्लानर। क्योंकि दोनों कंपनी टिकट ऑनलाइन टिकट बेचते हैं और होटल्स वगैरह रिजर्वेशन वगैरह इसी तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और दोनों ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है। और आईआरसीटीसी आप सभी जानते हैं वो तो रेलवे कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसको तो हमेशा एक पॉजिटिविटी मिलेगा ही। तो ईजीटी प्लानर जो है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके काम करना पड़ता है और स्ट्रगल करने के बाद भी इसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है। मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का ऊपर भरोसा है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखाऊंगा। ध्यान से देखना इस चीज को तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए 2012 से लेकर कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। 2015 तक सेल्स बढ़ के हो चुके थे 1000 करोड़, जो 2012 में था सिर्फ 358 करोड़। तो आप कहेंगे सर सेल्स में तो बहुत शानदार जंप हुआ। चलो ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके कंपनी का सेल्स डाउन हुआ। देखिए उसके बाद 2017 के बाद 100 करोड़, 140 करोड़, 140 करोड़, 230 करोड़, 430 करोड़, 480 करोड़। इसका मतलब आपको लग रहा है कि कंपनी का फिर से पुनर्जन्म हुआ। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आप सही सोच रहे हैं, यहाँ से ही कंपनी का पुनर्जन्म हुआ। क्यों? कंपनी पहले जो इतना प्रॉफिट इतना जो सेल्स आपको दिखा रहा था, इसमें सेल्स में कुछ फायदा ही नहीं थे क्योंकि इतना सेल्स करने के बाद कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। और एक्सपेंस के बाद टैक्सेशन भी पेमेंट करना पड़ा, आदर्श खर्चा भी है, डिप्रिसिएशन भी है, सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कुछ फ्यू इयर्स में 1 से 2-3 करोड़ ही प्रॉफिट हुआ था। तो उतना सेल करने से क्या फायदा? मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, बहुत ज्यादा सेल, मगर आपका जो प्रोडक्ट का कीमत है, मान के चलिए आपका प्रोडक्ट का कीमत है 100 रुपया और वो ही 100 रुपये का प्रोडक्ट आप 100 रुपये में भी बेच रहे हैं। तो क्या आपका घंटा फर्क मत प्रॉफिट होगा? आपका तो लॉसेस होगा ना। आपका तो आदर्श खर्चा भी है, उसके उस वो तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर ऐड नहीं किया। तो आपका लॉसेस हो सकते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन घट सकते हैं। तो यही सिनेरियो देखने को मिला। यहाँ पे इतना सेल होने के बाद भी कंपनी के एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया था कि कंपनी का सेल्स मार्जिन कम हो गया। उसके बाद देखिए कंपनी का अभी देखिए करंट सिनेरियो क्या है। कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए धीरे धीरे करके। उसके बाद कंपनी का फिर से पुनर्जन्म हुआ। उसके बाद कंपनी देखिए एक्सपेंस को भी अलग लेवल में मैनेजमेंट ने रिकवरी किया और फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी जो मार्जिन के हिसाब से जीरो था वो बढ़ के हो चुके 40 से 50% के आसपास ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला। ओपीएम का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब इसके अंदर टैक्स भी नहीं रहेगा और आदर्श खर्चा भी नहीं रहेगा, डिप्रिसिएशन नहीं रहेगा, इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट को बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो फाइनली सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के देखिए प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जो पहले ज्यादा सेल होने के बाद 1-2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, आज वो प्रॉफिट कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। तो ये कंपनी के लिए एक मुझे बेस्ट पॉइंट लगा जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील करता हूँ। अभी कहने का मकसद ये है कि कंपनी के ऊपर इतने एक्सपेंस तो सर आपने दिखा दिया, तो किस बेसिस में एक्सपेंस हो रहा था? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से इस कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हटाकर देखिए कंपनी का जो खर्चा होता था आदार्स कॉस्ट। तो आदार्स कॉस्ट को कंपनी क्या किया, उसके साथ देखिए कंपनी का जो मेटीरियल कॉस्ट है उसमें तो जीरो था, कोई भी प्रोडक्शन नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी देखिए 98% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था। उसके साथ एम्प्लॉय कॉस्ट भी था। अभी देखिए कंपनी का सारे खर्चा हट गए। सारे खर्चे का मतलब कंपनी का जो आदर्श कॉस्ट है वो कंपनी का जो 90% का खर्चा होता था वो अभी घट के हो चुके 30 से 40% के आसपास। और उसी हिसाब से आप देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी देखिए कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। पहले कम था अभी बढ़ चुके हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो चुके हैं और ये सारे पॉइंट्स मेजर करने के बाद मैनेजमेंट टीम ने इस कंपनी को अलग जगह पे खड़ा कर दिया। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर मैं अकेला भरोसा नहीं करता हूँ, एज ए इन्वेस्टर भी भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो।
हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कंपनी के ऊपर तो कंटिन्यूअसली करेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है, तो अभी क्या करूँ? देखिए कंपनी जो रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद देखिए नीचे से क्या किया, कंपनी ध्यान से इस चीज को देखना, यहाँ से क्या हुआ, कंटिन्यूअसली यहाँ पे जर्नी होने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस किया, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, उसके बाद देखिए फिर से जर्नी हुआ, उसको फिर से एक रेजिस्टेंस मिला, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किए, फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कंपनी के लिए फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। ठीक है, सपोर्ट बना है इसलिए कंपनी यहाँ पे टेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे टेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे टेस्ट किया, ऊपर गया, और फाइनली जो लेवल को वो बार बार टच कर रहा था, जो फाइनली जो रेजिस्टेंस बना था, वो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसको फाइनली यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किए। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, तो आप ब्रेकआउट में जल्दबाजी मत करना, आपको यहाँ पे करेक्शन होने के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल चाहिए। स्ट्रांगली अगर ग्रीन कैंडल मिले तो उसके ऊपर एक एंटी में जरूर लूंगा, और मेरा टारगेट फर्स्ट रहेगा 49 के आसपास, यही लेवल तक। क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी की जो मेजर जो बिजनेस है वो एफएमसीजी के नाम से तो जाना जाता है, मगर मेजर जो बिजनेस है कंपनी का सिगरेट मतलब तंबाकू का प्रोडक्ट है। देखिए सिगरेट और तंबाकू का प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन बहुत बार लगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेशन लिया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसके चलते आईटीसी में जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ देखने को आपको नहीं मिलता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि आईटीसी के ऊपर आपको हमेशा एक अलग लेवल का आपको फाइंड आउट करके काम करना पड़ेगा, अलग लेवल का एक रिसर्च करके काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आईटीसी के ऊपर जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है, मैं जरूर कहूंगा आईटीसी आज 5,60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसका मार्केट कैप और भी बढ़ने का चांसेस देखने को मिलता अगर कंपनी का सिगरेट बिजनेस से कुछ अलग बिजनेस को कंपनी रन करते। फिर भी यहाँ पे एक पॉइंट ट्विस्ट है कि कंपनी का जिस बिजनेस सबसे ज्यादा मतलब प्रॉफिटेबल में है वो है सिगरेट, क्योंकि सिगरेट के ऊपर ही कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी के देखिए जियोग्राफिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनी 78% प्रोडक्ट को कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। और मजेदार बात यह है कि कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस जो चलते हैं वो सिगरेट के ऊपर ही कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट भी होते हैं। तो इस कंपनी की खासियत के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का फाइनली रिजल्ट आने वाला है, कब रिजल्ट आएगा मैं दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी के एक्सपेंस भी मेंटेन हुए, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले साल में प्रॉफिट था इस बार वो प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो कंपनी का क्वार्टर जो सितंबर का जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है। चलो फाइनली आपको मैं दिखाई देता हूँ कब रिजल्ट आने वाला है। देखिए यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है 19 अक्टूबर में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो सितंबर के पीरियड खत्म होने के बाद 19 अक्टूबर में इसका रिजल्ट आएगा। तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि कंपनी का 173 बिलियन का टोटल यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होंगे। और एक मजेदार चीज आपको दिखा दूं कि पिछली बार का जो रिजल्ट आया था तो तब कितना एस्टिमेट किया गया था। आप यहाँ पे ध्यान से इस चीज को देखना, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए एस्टिमेट कितना किया गया था, 175 बिलियन डॉलर, तो 5 बिलियन रुपीज। और अब इस बार कितना, 173 बिलियन रुपीज। इसका मतलब थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो ये बात देखिए ये बात 100% सही नहीं है, क्योंकि एक एस्टिमेट के हिसाब से एक देखा जाए तो रिसर्च के हिसाब से इस तरीके से डेटा पब्लिश किया जाता है। देखिए ये डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में जाकर आप इस चीज को देख सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या राय है? देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी एक लेवल को ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए उसके बाद नीचे आए, वो इस रेंज को वो बार बार रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन बन चुके हैं। बार बार नीचे आए, यहाँ पे नीचे आए, ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आए, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किए, फिर से नीचे आया। तो मुझे एंटी कहाँ पे लेना है मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। मैं एंटी इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी स्ट्रॉन्गली ग्रीन कैंडल दिखे और इस लेवल को वो ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पे एंटी लेने वाला हूँ, और मेरा टारगेट रहेगा इसका हाई के आसपास। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि कुछ टाइम शांति से बैठे रहना चाहिए। कभी कभी आपको ट्रेड जल्द से जल्द नहीं मिलता, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है ईएस बैंक। देखिए ईएस बैंक जो एक टाइम नो बैंक से जाना जाता था, आज बैंक धीरे धीरे करके खुद को फिर से वो खड़ा कर रहे हैं। देखिए इसको खड़ा होने में बहुत टाइम लग जाएगा,
क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट, पहले जो मैनेजमेंट था राणा कपूर जी, जिस तरीके से इस बैंक का बर्बाद करके चले गए, वो उस बैंक को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो बर्बाद मतलब क्या है, आपको एक चीज में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले इस कंपनी का जो एनपीए था वो कितना था, करीबन 5.5% के आसपास। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी जितने सारे नए दोस्त मार्केट के ऊपर आ चुके हैं, मार्केट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको बता दूं, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मान के चलिए बैंक ने 100 करोड़ का टोटल मार्केट में लोन दे दिया। इस 100 करोड़ का लोन मार्केट में लोन के हिसाब से दिया, और वहां पे कस्टमर ने कितने लोन वापस कर पाया। तो जितना कस्टमर लोन वापस नहीं कर पाएंगे, तो वो बन जाएगा कंपनी के लिए एनपीए। इस 100 करोड़ में मान के चलिए मार्केट से यस बैंक 80 करोड़ पैसा उठा पाए, बाकी 20 करोड़ उठा नहीं पाए। तो 80 करोड़ का जो पैसा मार्केट में उठा पाए और 20 करोड़ जो उठा नहीं पाए, इस 20 करोड़ को कहा जाएगा एनपीए। तो एनपीए के हिसाब से बहुत बुरी तरीके से हालत देखने को मिला था, और इसीलिए कंपनी का हालत लगातार लगातार बिगड़ते जा रहे थे। 400 के चलने वाला शेयर देखा जाए तो 1 डिजिट में आ चुके थे। 1 डिजिट मतलब 10 रुपीज के नीचे आ चुके थे, और आज धीरे धीरे करके कंपनी फिर से खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का एनपीए देखिए कम होता गया। इसका मतलब मैनेजमेंट जो लॉस मेकिंग कंपनी था उसको धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक टाइम कंपनी 3,000 करोड़ के आसपास लॉस किए थे, और अब आज वो देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। और एक चीज आपको दिखेगा कि इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो देखिए, एफएस के पास जो होल्डिंग्स है आज 23% के आसपास होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग्स है। पहले ऐसे नहीं था। आप देखेंगे पहले जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो प्रोमोटर के पास 20% का होल्डिंग था, और एफएस के पास 46% का होल्डिंग था। और एफएस ने माल बेचा जब राणा कपूर जी ने प्रोमोटर के देखा जाए तो प्रोमोटर के हिसाब से, जब प्रोमोटर्स ने खुद माल बेचकर भाग गया, राणा कपूर ने कंपनी के ऊपर हालत खराब कर दिया, तब प्रोमोटर ने खुद माल बेचकर भाग गया। उस टाइम में एफएस ने भी माल बेच दिया था, और भारी भरकम यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि रिटेल पब्लिक माल बेचेंगे तो शेयर में करेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। रिटेल पब्लिक कितने माल बेच पाएंगे, बड़े ऑपरेटर जब तक माल नहीं बेचेंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन जब तक माल नहीं बेचेंगे, तब तक शेयर में क्रैश नहीं होगा। और जब तक इंस्टीट्यूशन माल ज्यादा खरीदारी नहीं करेंगे तो स्टॉक भागेंगे नहीं। तो देखिए, एफआईएस और डीएस के बारे में बात करूं तो इस दोनों व्यक्ति ने, सॉरी, दोनों इंस्टीट्यूशन ने धीरे धीरे करके फिर से क्वांटिटी ऐड किया, और आज इसी के पास ज्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो रही बात इस बैंक के चार्ट पैटर्न्स के, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया हो जो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और मुझे लगता है फिर से एक बार शोल्डर वो क्रिएट करने वाला है। तो क्रिएट करने के बाद अगर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कंफर्म होगा, तो मैं जरूर एक ट्रेड लेने वाला हूँ। तो ट्रेड बनेगा 22% के आसपास ट्रेड यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन बन सकते हैं मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि वो एंटी हो चुके हैं और बनेंगे अभी। देखिए, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है 20 अक्टूबर। इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट का रिजल्ट आने के बाद में डिटेल्स वीडियो और भी एक आपके साथ शेयर करूंगा। और एक एस्टिमेट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इस बार कंपनी का जो रेवेन्यूज है 36 बिलियन के आसपास देखने को मिल सकता है। जो पिछले बार का जो एस्टिमेट किया गया था वो 33.9 बिलियन के आसपास। इसका मतलब इस बार कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आने का चांसेस है। बाकी देखा जाएगा किस तरीके से रिजल्ट वो यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड जो एक एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँ कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो शानदार तरीके से लास्ट कुछ 2 मंथ्स में देखने को मिला, इसलिए कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। हर एक के बदले कंपनी एक आपको बोनस शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनी के इंपॉर्टेंस अपडेट। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सोच समझ कर स्टडी करके ही काम करना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।